बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड के साथ आपके सिलसिले में हाज़िर हैं। इसमें हम आपको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम हमारे तमाम जो पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे जो सारफ़ीन हैं, हमारे ख़ुसूसन तमाम शोबाजात जिसमें कि इकनॉमिक्स है, जिसमें कि यानी कि मईशत पे बात होती है, इसके साथ साथ तिजारत, सनत और सबसे बढ़कर ज़राअत पे हम बात करते हैं। आपको पता है कि अभी सिलसिला ख़त्म हुआ है ईद का, और ईद के मौके पे उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। हम इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हम आपके जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात करें, और ये सिलसिला यहाँ थमता नहीं। खुशी इस बात की होती है कि आप जब इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपने सवालात भेजते हैं, अपना नुक्ता नज़र हमें बताते हैं, तो हमें ये मौका मिल जाता है कि आपकी सही तरीके से क्या तर्जुमानी की जाए, ताकि जो अरबाब इख्तियार लोग हैं उनके ऊपर पास आपकी आवाज़ भी पहुँचे। प्लस एक हम इसे कहते हैं कि लॉबी करना दुनिया में, ये बड़ा ही एक तरीका है कि अपनी बात तक पहुंचाना उन कानों तक जो कि फैसला साज हैं, उनके सिलसिले में उन आपकी गुजारिशात भी पेश करते हैं, आपके मसाइल के बारे में बताते हैं। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो हैंडल्स हैं उनको भी लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आपकी बात आगे तक पहुँच सके। तो जल्दी से जी प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम में क्या बात जो है, ये बजट के रंग अब दिखाने शुरू कर दिए हैं, और ये बजट इतना मुश्किल है आम सारिफ के लिए, ख़ुसूसन जो ज़राअत से लोग वाबस्ता हैं उनके लिए, कि एक मुझे आगे की समझ नहीं आ रही कि कैसे हम अपनी ज़राअत को बचाएं। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब हुआ ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो थी वो अब यानी कि बात अब खुलने लग पड़ी है कि डायरेक्ट तो जीएसटी नहीं लगा, चलें अच्छी बात है नहीं लगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। और उसमें सबसे पहली हमारी जो आने वाली फसल है, या फसल अब तैयारी की तरफ जा रही है, यानी कि जो फ्रूटिंग से की तरफ जा रही है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी कॉटन, जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की शारक है। तो सबसे पहले तो ये वार हुआ कि एक्सपोर्टर्स जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो कि इस हुकूमत ने उनके एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हैं, वो आपको पता है कि वो टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं। टेक्सटाइल के ऊपर हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स के ऊपर एक टैक्स लगाया है, जिससे कि वो क्या होगा कि उसके असरात आपको एक्सपोर्ट करने पे आपको जो है वो टैक्सेशन का होगा। उसका जो अगर देखें तो असरात जो हैं वो जाते जाते कहाँ पे जाएंगे, वो आपकी फार्म है उसके ऊपर जाके हिट करेंगे। और फार्म पे जाने से, हिट करने से क्या मतलब है कि आपकी जो किसान है वो भुगतेगा, वो और भुगतना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में जब ये अब मैं प्रोग्राम आपके सिलसिले में हाजिर किए हुए हैं, तो इस सिलसिले में जिनर्स ने टैक्स के ख़िलाफ़ यानी कि 18% जीएसटी सीधा सीधा लगा दिया गया है किसके ऊपर, कॉटन सीड यानी कि फुट्टी के ऊपर। इसके अलावा जो केक जिसे वो कहते हैं, यानी कि जो उसका है एक और उसकी जो प्रोडक्ट कॉटन की निकलती है, उसके ऊपर एक और सिलसिला आ गया कि वो ये हुआ कि उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। तो ऑलरेडी वो तकरीबन कोई 70% टैक्सेशन इसके ऊपर ओवरऑल देखी जाए तो वो आ गई है। बिजली के बिल इनके ऊपर बढ़ा दिए गए हैं, इंडस्ट्री के ऊपर कम किए गए हैं, लेकिन किसान जहाँ पे हैं जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी को इनेबल कर रहा है, फूड सिक्योरिटी को यकीनी बना रहा है, उसके ख़िलाफ़ क्या हुआ है कि बिजली के बिल जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब उसका इम्पेक्ट ये आना शुरू होगा कि हमारी सनतें जो उनसी हैं वो मुतासिर होंगी, किसान से कॉटन ख़रीदी नहीं जाएगी, उसको रेट नहीं मिलेगा, जिनर्स ने अपना सिलसिला बंद कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई एक दर्दनाक जो है दास्तान नज़र आ रही है आगे जाते हुए। इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो एक सरकार ये है जो अभी आई है इलेक्शन के बाद, कैसी आई है उस पर हम सवाल नहीं करते, लेकिन चलें जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। उसके मुकाबले में इंडिया में जो सरकार आई है उसने आते साथ ही पहला फ़ैसला क्या किया है, उन्होंने कॉटन की कीमत 500 रुपये जो सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ा दी है पिछले साल के मुकाबले में। इससे क्या हुआ है कि वहाँ पे जो किसान को जी उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि इनपुट कॉस्ट यानी कि बीज महंगा हो गया है, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, यूरिया जो बड़ा ही सब्सिडाइज्ड है वो महंगा हो गया है। इस सिलसिले में उसकी दादसी करने के लिए उन्होंने कहा जी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्राइस बढ़ा रही है, और उन्होंने कोई 20 से ज़्यादा अशिया के ऊपर ये सिलसिला किया है जो कि वो कर रहे हैं। उसमें मेज़ है, कॉटन है, पैडी, राइस की कीमतें बढ़ा दी हैं।
और ये हमारी गवर्नमेंट ने उल्टा हमारे किसान ज़राअत का गला घोंटने का एक नुस्खा जो है वो ईजाद किया है, जिससे कि एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ें, चाहे वो राइस हो, चाहे वो हमारा कॉटन हो, टेक्सटाइल हो, इससे क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। हमारी ऑलरेडी लार्ज स्केल इंडस्ट्री बैठी हुई है, मज़ीद एक धक्का दिया गया है। वज़ीर ख़जाना साहब लगता है कि वो बैंकिंग की सर्कल से बाहर नहीं आए। आपको इल्म में लाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टोटल जितना भी हमारा पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, मैं उसकी अमाउंट पर नहीं चाहता, बड़ी खौफनाक खबर है, लेकिन आपको बता दूं तकरीबन तमाम का तमाम उन बैंकों ने हुकूमत को कर्जे में दे दिया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत के पास पल्ले कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर जो और इंतहाई ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यानी कि सूद के ज़ालिमाना निज़ाम के ऊपर इन लोगों ने वो पैसा, जितना भी हमारा पैसा है जो आपने बैंक अकाउंट खोले, वो सारा पैसा हुकूमत ले गई है और उसके ऊपर वो सूद भी अदा कर रही है और बैंकों के मज़े हैं। और बैंकों से ही वज़ीर ख़जाना साहब तशरीफ़ लाए हैं। उनकी ज़ात बड़ी अच्छी है, लेकिन औरी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उड़ा के रख दिया है उन्होंने इस पूरे सेगमेंट को। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन इस बजट को जो भी मंजूर करेगा वो मुजरिम होगा। ये सिलसिला मेरे ख्याल से आप तक पहुंचाना ज़रूरी था और आपकी आवाज़ बनकर अरबाब इख्तियार को। इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने आते ही कहा जी किसानों को करें, क्योंकि उनको आगे एक और इलेक्शन नज़र आ रहा है, वो जो भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि पैडी और कॉटन इसको बेहतर करने की बात की है। तो ये सिलसिला दोबारा ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक तो हमारी प्राइसिंग जो वीट के साथ किया, फिर अब चावल के साथ। चावल के लिए क्या आ रहा है कि इंडिया एस्टीमेट ये आ रहा है कि 18 मिलियन मेट्रिक टन चावल बरामद करेगा। हमारी टोटल पैदावार पिछले साल की मर के 9.9 मिलियन पे पहुंची है। ठीक है, हम उससे हमने को पैसा कमाया, लेकिन अब इंडिया ने क्योंकि बैन लगाया हुआ था, लेकिन अब क्या है कि इंडिया दबा के भेजेगा अपना बैन। और इसके साथ साथ एक और सूरत हाल आपको बता दूं कि मेज़, सोयाबीन और चावल के अंदर हुआ ये है कि अमेरिका कह रहा है जी कि हमारी बेहतरीन फसलें हुई हैं। और सबसे अच्छी फसल कौन सी हुई है उनकी? वो हुई है राइस की। गुड टू एक्सीलेंट कहा है उनका जो इकोनॉमिस्ट है, उसने ये कहा है जी कि ये बहुत ही शानदार 30 साल की बेहतरीन फसल। अमेरिका से भी चावल आ रहा है दुनिया में, इंडिया से भी आ रहा है और हमारी तरफ से भी आ रहा है। अब आप देखें कि मुकाबला सख्त होगा। वियतनाम से भी आ रहा है, थाईलैंड से भी आ रहा है, इंडोनेशिया से भी है। तो ये तमाम ममालिक, अब जब चावल की फसल आएगी तो अब इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादा जब आ जाती है तो ये इकनॉमिक्स के अंदर, मार्केट के अंदर इसकी रसूल है कि जब ज़्यादा माल आता है तो मंडी क्या होती है, क्रैश करती है। अल्लाह करे कि इसकी बेहतर रहे। वैसे आज के दिन इंटरनेशनल प्राइस ऊपर गई है चावल की, लेकिन जो फ्यूचर देख रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर चावल, अमेरिका ने कहा है कि जो उनका चावल बेहतरीन हुआ है तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा रेट उनका होता है। और वो चीज़ एक लाते हैं जिसे हम कहते हैं कि ट्रेसेबिलिटी भी होती है उसकी, दुनिया उसको लेने के लिए भी आती है, ज़्यादा कीमत भी देने को तैयार है। हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं? हमारे प्रॉब्लम्स आपको पता हैं कि क्या हैं, और वो प्रॉब्लम्स हमारी पेस्टिसाइड्स हैं, हमारी बाकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से मसले मसाइल होते हैं और हम उस वजह से हमारे चावल की प्राइस वो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। लेकिन सिलसिला ये है कि अगर हम थोड़ी सी एहतियात करेंगे, हम किसानों का साथ देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ अब वो क्या तरीके हैं जिससे किया जाए, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट थी जो कि मैंने पढ़ी थी और उसको मैंने कहा आपके साथ बता दूं कि चाइना में कॉटन की पैदावार कम हुई, उसके मुकाबले में पाकिस्तान, इंडिया, ये जो थी इनकी कॉटन की पैदावार बेहतर हुई। और एस्टिमेट यही हो रहा था कि दुनिया में कॉटन की कम हो रही है, लेकिन कंज्यूमर की जो कंजम्पशन थी उससे अगर देखा जाए तो हमारे पास कॉटन ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कॉटन का फ्यूचर भी थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा एहतियात करनी होगी और इस चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। अपनी आपको जिनर्स को टैक्सेशन के बाद कम से कम गवर्नमेंट को ये चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी है कि हमें आप
टच ना करें, हमारे लिए ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपने दूध के ऊपर मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिससे कि हमारे बच्चों की जो ग्रोथ है, आम जो पाउडर मिल्क होता है जो बच्चे को हम देते हैं, इसके साथ साथ जो दूसरा दूध है उससे भी क्या हुआ है कि एक टैक्स उसके ऊपर लगा दिया गया है। उससे क्या होगा कि दूध से बनी अशिया महंगी होंगी। दूध से बनी अशिया महंगी होने का मकसद ये है कि हम बजाय इसके कि क्वालिटी दूध की चीज़ें पैदा करें, अब लोग क्या होंगे वो जाने पाएंगे। टैक्सेशन ज़्यादा होने से क्या होता है, महंगाई होती है। महंगाई से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी। पेट्रोलियम लेवी ये बढ़ाने लगे हैं 20 रुपये। एक और टैक्स आने वाला है अब आपके ऊपर। बिजली और महंगी हो रही है, गैस अफोर्ड ही नहीं हो पा रही। गैस के लिए अब बहुत सारी कंपनियां जो उनसी हैं वो गैस अफोर्ड ही नहीं कर पा रही, इसमें गैस बिजली से महंगी जा रही है। तो ये तमाम सिलसिला कहाँ रुकेगा? बैंकों में तो सीधा सीधा तरीका है, जहाँ से साहब तशरीफ़ लाए हैं, कि सीधा सीधा हुकूमत को पैसे दें, उसके ऊपर सूद कमाएं, सूद खुद भी खाएं, मालिकों को भी दें। लेकिन मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जैसे ये चलाना चाह रहे हैं। तो किसान मर जाएगा और ये फूड सिक्योरिटी आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में फूड सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी काउंट की जाती है और इसी के ऊपर काम हो रहा है। लास्ट में आते हैं जी, एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो है कि हमारी अभी ख़रीफ़ की फसलें शुरू हो गई हैं। ख़रीफ़ की फसलों में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान किसान का होता है वो ख़रीफ़ की फसलों में होता है, चैलेंज होता है उसको। और उसमें होती हैं पेस्टिसाइड। बीमारियां कौन कौन सी आती हैं आपको पता है? 40% दुनिया में, ये FAO की रिपोर्ट है, 40% दुनिया में जो पैदावार होती है वो ज़ाया हो जाती है बिकॉज ऑफ पेस्ट अटैक्स। हमारी जो पेस्ट यानी कि ये जो कीड़े और ये इस किस्म के जो हमारे पेस्ट अटैक होते हैं, इससे 40% हमारा जो खाना है या जो क्रॉप्स हैं या फसलें हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। उससे क्या होता है, तकरीबन 200 से लेकर 250 अरब डॉलर का नुकसान दुनिया में अगर देखा जाए। 200 से लेकर 250 अरब डॉलर, इतना बड़ा नुकसान सिर्फ ये पेस्ट अटैक्स की वजह से दुनिया में होता है। अब ख़रीफ़ की जो फसलें हैं उसमें जो मेजर बीमारियां आपको आ रही होती हैं उसमें कौन कौन सी हैं वो आपको पता है? उसके अंदर हमारी स्टेम बोरर है जी, आपको पता है। इसके अलावा जो गन्ने के ऊपर मिली बग का बड़ा अटैक होता है जब ये मानसून आता है। इसके साथ साथ वाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई के अटैक आपको पता है। इसके अलावा आपको पता है कि मिर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रिप्स आने शुरू हो गए हैं। तो ये तमाम जो अटैक हैं, इससे क्या होता है कि दबा के पेस्टिसाइड इसमें डाली जाती है। और हमारे मुल्क में पेस्टिसाइड के ऊपर किसान इतना पैसा खर्च करता है कि बेचारे की वो उसकी जो फसल है कि वो किसी तरीके से बच जाए। और ये जो हम कह रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज नहीं है, अच्छी जो कंपनियों की प्रोडक्ट है वो महंगी है, उसके लिए उसको मज़ीद बजट चाहिए, मज़ीद पैसा चाहिए। पैसा ऑलरेडी फंसा होता है, फिर वो क्या कहता है, वो सस्ते की तरफ जाता है, जहर इस्तेमाल करता है। उस जहर से क्या होता है कि फसल की पैदावार भी कम होती है, माहौल भी कम उसका बिगड़ता है। इसके साथ साथ जब फसल तैयार हो जाती है तो उसके ऊपर खसूसन कॉर्न हो गया, खसूसन हमारी कॉटन हो गई, खसूसन हमारा राइस हो गया और गन्ना, इनसे जो हमारी पैदावार होती है उसके ऊपर शदीद खदशात होते हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर, इंसानी सेहत के ऊपर बहुत सारे कैंसर्स जो उनसे हैं वो इसके नतीजे में आते हैं। तो हमें बड़ा ही सोच समझ के इसके ऊपर जाना चाहिए। और इस सिलसिले में एक आपसे दरख्वास्त है कि इसका हल क्या है। सवाल तो मैंने उठा दिया कि ठीक है, 200 से 250 अरब डॉलर की पेस्ट की वजह से दुनिया की मजमूई पैदावार ज़ाया हो जाती है, लेकिन इसका हल क्या है? हल है जी टेक्नोलॉजी। इस सिलसिले में मैं दाद दूंगा वो कंपनियां जो टेक्नोलॉजी यानी कि एग्रीटेक कंपनियां जो कि इसके ऊपर काम कर रही हैं। और अब मैं पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने यहाँ पे काम क्रॉप डॉक्टर के नाम से या क्रॉप की जो निगहदाश्त के लिए बहुत सारी अब टेक्नोलॉजी आ गई है। अब अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर तस्वीर खींचकर, जिस तरह हमारी किसान मददगार के ऊपर, व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर आप अपने मसाइल हमें बताते हैं, तो वो टाइम विंडो बहुत कम रह जाता है जिसके अंदर कि आप अच्छी फसल के ऊपर अच्छा स्प्रे करें, तरीके के साथ करें और उतना करें जितनी ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ों की मतलब जो आपकी रहनुमाई है, आपके इस बारे में आगाह करना, बेहतर आगाही, बेहतर फिर फैसला साजी,
ये तमाम चीज़ें जब किसान के पास इस मोबाइल के थ्रू होती हैं तो उसके लिए एक आसानी पैदा हो जाती है, और दुनिया का यही असूल चल रहा है। GIS, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बहुत सारी चीज़ें अब दुनिया में आ गई हैं, और हम भी इसी चीज़ के ऊपर आपको क्रॉप हेल्थ की रिपोर्ट्स आपको दे रहे हैं। जो किसान हमारे साथ डायरेक्ट राब्ते में हैं, जिन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग की है, हमारे साथ हमारी एक अपनी पूरी फसल के मुतालिक हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं। इसके साथ साथ हम उनको मुतालिक उनकी जो फील्ड की मालूमात देते हैं, उसमें पानी कितना है, क्रॉप कितनी स्ट्रेस में है, क्रॉप की जो नमी कितनी आ रही है, कब पानी लगाना है, कब दवाई छिड़कनी है, ये तमाम मालूमात हम उनको सैटेलाइट रिपोर्ट्स के थ्रू फराहम भी करते हैं। और यही तरीका अब दुनिया में इस्तेमाला जा रहा है, और इसी तरीके से बेहतर जो है वो ली जाती है पैदावार। तो इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप इस बारे में कोई भी मुकम्मल आगाही हासिल करना चाहते हैं, अपने मसाइल को डिस्कस करना चाहते हैं, तो किसान मददगार की ऐप भी आपके पास है। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। इसके अलावा हमारे दीगर, ये कम्युनिटी है एक्चुअली जो डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसमें हम अकेले नहीं, बहुत सारी और कंपनियां भी हैं। इसमें मैं नाम लेने को भी दे दूँगा, लेकिन बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं। तो इन तमाम लोगों को नाम अभी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि फिर किसी का अगर नाम रह गया, इतने लोग हैं कि वो फिर बुरा लगेगा। तो इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त है कि उन सब किसी की भी सर्विस लें और उनको साथ मिल के पाकिस्तान की ज़राअत को ना सिर्फ बचाना है बल्कि इसको तरक्की याफ्ता भी बनाना है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से आके कोई हमें मदद नहीं देगा। हमें अपने मसलों का हल ख़ुद तलाश करना है, और इन मसलों का हल हमने अगर तलाश ना किया तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। ये चीज़ बड़ी अब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान उन टॉप 5 मुल्कों में है जो इसकी वजह से आया है। हीट वेव के असरात आप देखें कि पहले अप्रैल का महीना मुकम्मल बारिशों में इतनी हुई कि आपकी सोच है, और अब मई और जून इतनी हीट वेव चल रही है कि फसलें जो सी हैं वो सवाए कॉर्न बड़ी अच्छी फसल हुई है। मौसम ने ऐसा साथ दिया एंड में कि वो खुश्क भी हो गई है, उसका बीमारी भी कोई नहीं आई। लेकिन जो पानी की दस्तयाबी और अगली मेज़ की जो फसल है, इसके साथ साथ चावल की फसल है, इसके अलावा और ज़्यादा जो हमारी फसलें हैं जो ख़रीफ की हैं, उनके लिए चैलेंजेस बहुत हैं। गन्ने के ऊपर बहुत सारे असलात आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देख के हमें मिल के इन चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, और इसमें तमाम एग्रीटेक कंपनीज़ जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनकी मेरे ख्याल से हमें उनको सराहना भी चाहिए। उनका अपना ये एक मुल्क समझ के एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस मज़ीद किसानों को उसकी दस्तयाबी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने सवालात, अपने जो भी आप भेजना चाहते हैं वो आप हमें भेजें। एक सवाल मैं ऐड कर देता हूँ। अभी लोगों ने इरी के मुतालिक पूछा था। इरी के लिए बड़ा अच्छा है जी आपकी, अगर आप कर रहे हैं काम, लेकिन मुकम्मल इरी के चावल के ऊपर ना रहें बल्कि दीगर चावल वैराइटीज़ भी लगाएं। तो ये सवाल जो उनसे था अक्सर लोगों ने पूछा हमसे। रेट के ऊपर भी पूछा, गन्ने के ऊपर भी उन्होंने कहा जी गन्ने के लिए क्या होगा। इस दफ़ा बारिशें ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए आपको अपने गन्ने के ऊपर ये बीमारियों का अटैक भी ज़्यादा होगा। कॉटन के लोग भी जो उनसे हैं वो बारिशें, मानसून इस दफ़ा ज़्यादा हैवी होने का असरात नज़र आ रहे हैं। ये मैं ना सिर्फ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स नहीं पढ़ रहा बल्कि इंडिया की रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा हूँ, और वहाँ पे हीट वेव के बाद मानसून, अल्लाह ना करे कि 2022 जैसी सिचुएशन आए, लेकिन हमें अपनी ज़राअत को बढ़ाना है। क्योंकि इस ज़राअत ने ही, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान को किसी ने बचाया है, किसी सेक्टर ने, 16% की वैसे देखा जाए तो मजमूई पाकिस्तान की जो ग्रोथ है आफ्टर द फ्लड, 2022 के फ्लड के बाद 2023 के अंदर, वो ज़राअत ने पाकिस्तान में तरक्की की है, लेकिन उसका ख्याल नहीं किया गया। लेकिन हमने मिल के अपना ख्याल ख़ुद करना है, आगे बढ़ना है। इसके साथ ही आपको मज़ीद कोई सवाल अगर हमसे पूछना है तो किसान मददगार की हेल्पलाइन, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स, यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट्स भेजें। आपको इस सिलसिले में मुकम्मल हम आगाही भी हम देंगे। इसके अलावा आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आपकी तनकीद भी सार आँखों पर। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।